अगर देश के सबसे कठिन एग्जाम्स की बात करें ना, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो या फिर एसएससी हो, इन सब की तैयारी को अगर हम एक रणनीतिक युद्ध मान लें, तो करंट अफेयर्स उस युद्ध का सबसे धारदार हथियार होता है। बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। हाँ, और अक्सर देखा गया है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी इतिहास और भूगोल जैसे विषयों पर तो अच्छी पकड़ होती है, लेकिन जब बात आती है कौन क्या है या फिर इन महत्वपूर्ण नियुक्तियों की, तो अच्छे अच्छे उम्मीदवारों का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। हाँ, वो प्रेशर ही ऐसा होता है एग्जाम का। एग्जैक्टली। तो आज के इस ऑडियो मास्टर क्लास का या कह लें इस डीप डाइव का मकसद उसी खालीपन को भरना है। आज हम लोग फोकस कर रहे हैं भारत का नेतृत्व 2025-26 अल्टीमेट रिवीजन डॉजियर पर। तो बिना किसी देरी के हम लोग सीधे इस व्यवस्था के सबसे ऊपरी ढांचे से शुरुआत करते हैं। चलिए स्लाइड 1 से शुरू करते हैं। किसी भी देश या घर को समझने के लिए ना सबसे पहले उसके मुखिया को जानना होता है। बिल्कुल। तो राज्य का जो आधार है वो हमारे संवैधानिक और संसदीय नेतृत्व पर टिका है। ये जो संवैधानिक पद है ये एक विशाल और बहुत पुराने पेड़ की जड़ों की तरह है। हाँ, जो दिखती नहीं है पर जरूरी है। एग्जैक्टली। जड़ें जमीन के नीचे होती हैं, शायद हमें रोज दिखाई ना दें, लेकिन पूरे सिस्टम को वही एकदम मजबूती से खड़ा रखती हैं। और इसी उदाहरण को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं तो इस विशाल पेड़ के सबसे ऊंचे शिखर पर भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जी, जो कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने का एक बहुत ही ऐतिहासिक गौरव भी रखती हैं, और शासन के कार्यकारी प्रमुख के रूप में 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पर मुझे लगता है कि एग्जाम्स में ये नाम सीधे तो नहीं पूछे जाते होंगे। हाँ, अमूमन परीक्षाओं में इन शीर्ष पदों के नाम सीधे तौर पर नहीं आते, क्योंकि ये लगभग सबको पता होते हैं। असली परीक्षा उन नवीनतम नियुक्तियों पर होती है जो थोड़े कम चर्चित होते हैं, जैसे कि देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं। अच्छा, और अगर हम न्यायपालिका की बात करें जो कि स्लाइड 2 में है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम सामने आता है, 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई न्यायमूर्ति सूर्यकांत। हाँ, और डोसियर में इनके बारे में एक बहुत खास बात दर्ज है। बिल्कुल, इसमें लिखा है कि वो पूर्व में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और इसके साथ ही 16वें महान्यायवादी यानी हमारे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव का नाम भी बहुत प्रमुख है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो पर्यावरण से जुड़े जो मुकदमे होते हैं उनको तेजी से निपटाने का काम करता है। हाँ, इसी संसदीय नेतृत्व के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, स्लाइड 3 में, जहां संसद के दोनों सदनों का नेतृत्व आता है। जी। उच्च सदन यानी राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन है, और एक बहुत ही बेसिक लेकिन अहम तथ्य है कि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बिल्कुल। और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। सदन के नेता जेबी नड्डा हैं और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। वहीं अगर हम निचले सदन यानी लोकसभा की कमान देखें तो वो अध्यक्ष ओम बिरला के हाथों में है, और वहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। यहाँ पे एस्पिरेंट्स को ये समझना बहुत जरूरी है कि जो सदन के नेता और विपक्ष के नेता होते हैं वो केवल राजनीतिक पद नहीं है। तो फिर उनका मेन रोल क्या होता है? संसदीय लोकतंत्र में ये दोनों पद एक संतुलन यानी चेक एंड बैलेंस बनाए रखने का काम करते हैं। जब भी कोई नया बिल या कानून संसद में पेश होता है तो इन चेहरों के बीच होने वाली जो बहस होती है वही उस कानून की दिशा और देश का भविष्य तय करती है। बिल्कुल सही बात। बिना मजबूत विपक्ष के कोई भी लोकतंत्र एक तरफा हो सकता है ना? इसलिए इन पदों की जो संवैधानिक अहमियत है वो बहुत ज्यादा है। अब कानून बनाने वालों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी, और उन संस्थाओं की बात करते हैं जो इन कानूनों की देश की सीमाओं की और नागरिकों की रक्षा करती हैं, यानी राष्ट्र की ढाल, जो हम स्लाइड 4, 5 और 6 में देखने वाले हैं। जी। तो अक्सर रक्षा प्रणाली को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं, सेना, खुफिया संगठन और अर्धसैनिक बल। बिल्कुल, ये 3 पिलर्स हैं। हाँ, तो सेना की बात करें तो सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होती हैं जी। और उनके नीचे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस हैं, जनरल अनिल चौहान। सीडीएस का जो पद है वो तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बिठाने के लिए बनाया गया था। बिल्कुल, और इसके बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख आते हैं। थल सेना के 30वें प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। जी। लेकिन डॉसियर में यहाँ एक बहुत ही बारीक जानकारी दी गई है जिस पर एस्पिरेंट्स को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वो क्या है? थल सेना के उप प्रमुख के रूप में धीरज सेठ का नाम दिया है और ब्रैकेट में लिखा है कि ये नियुक्ति 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। और मुझे लगता है यही वो कैच है
जहां एग्जामिनर अक्सर सवाल फंसा देता है। एग्जैक्टली। ऐसे ही जो एडवांस नियुक्तियों के सवाल होते हैं ना, वही अक्सर कट ऑफ तय करते हैं। नौसेना की बात करें तो 26वें प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं और वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह हैं। जी। अब सैन्य बलों से हटकर जब हम स्लाइड 5 पर खुफिया संगठनों पर नजर डालते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी हमारे NSA अजीत डोभाल हैं। हाँ, जो काफी चर्चित रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस बार की लिस्ट में उनके 4 डिप्टी NSA के नाम भी बहुत प्रमुखता से दिए गए हैं। ये नाम हैं TV रविचंद्रन, पवन कपूर, राजेंद्र खन्ना और अनीस दयाल सिंह। जी। इसके अलावा रॉ के प्रमुख पराग जैन हैं, IB के तपन कुमार डेका, CBI के प्रवीण सूद और ED के राहुल नवीन हैं। यहाँ पर 4 डिप्टी NSA का होना एक बहुत बड़ा संकेत देता है। कैसा संकेत? ये बताता है कि आज के दौर में जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रह गई है। साइबर सिक्योरिटी हो, स्पेस थ्रेट्स हो या फिर इकोनॉमिक टेररिज्म हो, ये खतरे अब बहुआयामी हो गए हैं। हाँ, चारों तरफ से खतरे हैं। बिल्कुल। इसीलिए NSA को अब अलग-अलग डोमेन के विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। और अगर हम स्लाइड 6 में अर्धसैनिक बलों की बात करें तो ITBP के शत्रुजीत सिंह कपूर, CRPF के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, BSF के प्रवीण कुमार और विशेष सुरक्षा देने वाले जो NSG हैं उसके B श्रीनिवासन और SPG के आलोक शर्मा प्रमुख हैं। इन नामों को सुनते हुए एक बहुत ही आम कंफ्यूजन सामने आता है। मतलब अक्सर लोग खुफिया एजेंसीज और अर्धसैनिक बलों के बीच फर्क ही नहीं कर पाते। हाँ, ये बहुत कॉमन डाउट है। मतलब रॉ या IBB देश बचा रहे हैं और BSF या CRPF भी वही काम कर रहे हैं, तो इन दोनों की कार्यप्रणाली को दिमाग में अलग-अलग कैसे रखा जाए? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना हम शरीर के इम्यून सिस्टम का एक बहुत अच्छा उदाहरण दे सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जो खुफिया एजेंसियां हैं जैसे रॉ या IB, वो शरीर के इस नर्वस सिस्टम या सेंसर की तरह हैं जो किसी भी वायरस या खतरे को शरीर में प्रवेश करने से पहले ही भांप लेती हैं। ओहो, मतलब वो पहले ही अलर्ट कर देती है? बिल्कुल। उनका काम अदृश्य रहकर एकदम छिपकर जानकारी निकालना होता है। वो फ्रंट लाइन पर आकर सीधा युद्ध नहीं लड़ते। ठीक है। दूसरी तरफ जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं जैसे BSF या CRPF, वो शरीर के वाइट ब्लड सेल्स या मजबूत बाहुबल की तरह हैं, जो सीधे लड़ते हैं। हाँ, जब खतरा सामने आ जाता है तो ये बल वर्दी में उस खतरे से सीधे तौर पे टकराते हैं। मतलब खुफिया एजेंसियां ब्रेन का काम करती हैं जो खतरे का अलर्ट देती हैं और अर्धसैनिक बल उस अलर्ट पर सीधा एक्शन लेते हैं। वाओ, ये तो बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का। मतलब नर्वस सिस्टम और वाइट ब्लड सेल्स, अब इस तरह से दोनों का काम कभी भी दिमाग में मिक्स नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। तो अब जब देश की सीमाएं और जो आंतरिक सुरक्षा है वो मजबूत हो गई है, तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे भारी भरकम सिस्टम को पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह कैसे रखा जाए। हाँ, वो भी तो जरूरी है। बिल्कुल। तो इसके लिए स्वतंत्र आयोग काम करते हैं जिन्हें हम शासन का इंजन कह सकते हैं, और ये हम स्लाइड 7 में देखते हैं। जी। इस लिस्ट में 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, जिनकी जिम्मेदारी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव करवाना है, जो कि बहुत बड़ा काम है। हाँ, लेकिन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में 2 ऐसे पद हैं जहां एस्पिरेंट से अक्सर गलती होती है। एक है CAG संजय मूर्ति और दूसरी है 29वीं CGA TA कल्याणी। इन दोनों के बीच के फर्क को कैसे स्पष्ट किया जाए? ये प्रतियोगी परीक्षाओं का सबसे पसंदीदा ट्रैप है। एग्जामिनर यहीं फंसाते हैं। हाँ, नाम काफी मिलते जुलते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, जो CGA है यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, वो सरकार का अपना अकाउंटेंट है। जैसे हम घर में कोई डायरी में लिखते हैं ना कि इस महीने राशन पे कितना खर्च हुआ, बिजली का बिल कितना आया। हाँ, जो रोज का हिसाब होता है। बिल्कुल। तो CGA सरकार के रोजमर्रा के खर्चों का हिसाब किताब रखता है। वहीं जो CAG है यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो एक बाहरी और एकदम स्वतंत्र ऑडिटर है। अच्छा। साल के अंत में CAG आकर उस डायरी को चेक करता है। वो ये देखता है कि जो पैसा शिक्षा के लिए या सड़क बनाने के लिए संसद से पास हुआ था, क्या वो पैसा सच में उसी काम में लगा या कहीं और खर्च हो गया। मतलब क्रॉस चेक करते हैं। हाँ, आसान भाषा में कहें तो CGA पैसा खर्च करता है और रिकॉर्ड बनाता है, जबकि CAG उस खर्च की जांच करता है। बहुत ही स्पष्ट अंतर है। मतलब एक हिसाब रखने वाला और दूसरा हिसाब चेक करने वाला है। बिल्कुल।
इसी शासन के इंजन में नीति आयोग भी आता है, जो देश के भविष्य की नीतियां बनाता है। इसके अध्यक्ष पीएम मोदी हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और सीईओ का जो अतिरिक्त प्रभार है वो निधि छिब्बर के पास है। जी। इसके अलावा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार हैं। हाँ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं। लेकिन इसी सेक्शन में ना राष्ट्रीय आयोगों की एक बहुत लंबी लिस्ट भी है। महिला आयोग की प्रमुख विजय किशोर राठकर हैं, मानवाधिकार आयोग के जस्टिस वी सुब्रमण्यम हैं और एससी, एसटी और अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख इकबाल सिंह लालपुरा हैं। जी। यहाँ मैं एक आलोचनात्मक नजरिया अपनाना चाहूंगा। मतलब क्या इतने सारे अलग अलग आयोगों की सच में जरूरत है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। हाँ, महिला आयोग अलग है, बाल अधिकार अलग है, अल्पसंख्यक अलग है, एससी, एसटी अलग है। क्या एक ही विशाल और ताकतवर मानवाधिकार आयोग इन सभी मुद्दों को नहीं संभाल सकता? ये सवाल अक्सर डिबेट्स में उठता है, लेकिन इसका जवाब ना भारत की जो जटिल और ऐतिहासिक सामाजिक संरचना है उसमें छिपा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, हमारा समाज कोई एक रंग का कैनवस नहीं है। ये विविधताओं से भरा है, जहां हर वर्ग की चुनौतियां बिल्कुल अलग अलग हैं। एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, यानी सब पर एक ही नियम लागू करने वाला जो मानवाधिकार आयोग होगा, वो चीजों को बहुत मैक्रो या बहुत ऊपरी लेवल पर देखेगा। हाँ, डेप्थ में नहीं जा पाएगा। बिल्कुल। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि महिलाओं से जुड़ी जो मुद्दे हैं वो संपत्ति और सुरक्षा के हैं, जबकि एससी, एसटी समुदायों की चुनौतियां ऐतिहासिक भेदभाव और जल जंगल जमीन से जुड़ी हैं। सही बात है। और अल्पसंख्यकों के मुद्दे शिक्षा और पहचान के हैं। तो हर कमजोर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ना एक माइक्रो फोकस और उस क्षेत्र की एक विशेष समझ चाहिए, जो एक सिंगल कमीशन नहीं दे सकता। एग्जैक्टली, जो केवल अलग अलग समर्पित आयोग ही दे सकते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि किसी भी छोटे वर्ग की आवाज इस सिस्टम के शोर में दब न जाए। ये एक बहुत ही परिपक्व विश्लेषण है। मतलब हर मर्ज की एक ही दवा तो नहीं हो सकती ना? बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था और विज्ञान की धुरी की ओर, जो स्लाइड 8 और 9 में है। अंपायर तो निष्पक्षता ले आए, नीतियां भी बन गईं, लेकिन इस पूरे भारी भरकम सिस्टम को चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए, यानी पैसा और भविष्य की तकनीक, वो कहां से आएगी? वो भी बहुत जरूरी हिस्सा है। हाँ, तो यही देश के वित्तीय प्राधिकरणों का रोल आता है। रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं और उनके नीचे 4 डिप्टी गवर्नर काम करते हैं: पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन जानकीरमन, टी रविशंकर और एम श्रीश चंद्र मुर्मू जी। और अगर टैक्स विभाग की बात करें तो 2 प्रमुख संस्थाएं हैं, सीबीडीटी जिसके प्रमुख रवि अग्रवाल हैं और सीबीआईसी जिसके प्रमुख विवेक चतुर्वेदी हैं। ये दोनों भी बहुत क्रूशल हैं। बिल्कुल। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो सीधे लोगों की इनकम पर टैक्स लगाता है, और सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जो उन चीजों पर टैक्स लगाता है जो सीधे तौर पर नहीं दिखते, जैसे रेस्टोरेंट के बिल या खरीदे गए सामान पर लगा जीएसटी। इसके अलावा शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली और निवेशकों का पैसा सुरक्षित रखने वाली संस्था सेबी के प्रमुख तुहिन कांता पांडे हैं। जी। और इस हिस्से में प्रमुख बैंकों के प्रमुख भी शामिल हैं, जैसे आईबी और एसबीआई के छल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी, आईसीआईसीआई के संदीप बख्शी, बैंक ऑफ बड़ौदा के देवदत्त चंद और एलआईसी के आर दोराईस्वामी। वैसे विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, जो स्लाइड 9 में है। जी। अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो के 11वें प्रमुख वी नारायणन हैं। रक्षा अनुसंधान में डीआरडीओ के प्रमुख समीर वी कामत हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अजीत कुमार मोहंती, सीएसआईआर की एन कैलेसेल्वी और आईसीएमआर के राजीव बहल हैं। ये सारे नाम साइंस एंड टेक सेक्शन के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। अब इस डॉसियर के उस हिस्से पर आते हैं जो असल में देश का सबसे बड़ा पावर सेंटर है, मतलब स्लाइड 10 और 11। मंत्री नीतियां बनाते हैं, लेकिन उन्हें कागज से निकालकर जमीन पर कौन उतारता है? ब्यूरोक्रेट्स। हाँ, यही एंट्री होती है देश के शीर्ष नौकरशाहों की। इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय। यहां प्रधान सचिव के रूप में पीके मिश्रा का नाम है और नंबर 2 पर शक्तिकांत दास हैं। जी। इसके बाद पूरी नौकरशाही के जो बॉस हैं यानी कैबिनेट सचिव, वो टीवी सोमनाथन हैं। कूटनीति संभालने वाले विदेश सचिव विक्रम मिश्री हैं। आंतरिक सुरक्षा देखने वाले गृह सचिव गोविंद मोहन और अर्थव्यवस्था को दिशा देने वाले मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन हैं।
अगर उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो महारत्न कंपनियों में IOCL के अरविंदर सिंह साहनी, NTPC के गुरदीप सिंह और ONGC के अरुण कुमार सिंह हैं। जी। इसके अलावा RVNL जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है उसके सलीम अहमद हैं और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विपिन कुमार हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा इंडस्ट्री चैम्बर्स भी तो हैं। हाँ बिल्कुल, फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका और असोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा। फिक्की और असोचैम असल में प्राइवेट कंपनियों और उद्योगों के संगठन हैं जो सरकार के सामने कॉरपोरेट जगत की परेशानियां और उनकी मांगे रखते हैं। ठीक है। इन सभी पदों को अगर हम एक तस्वीर में पिरोए ना तो ये कहा जा सकता है कि अगर कैबिनेट मंत्री किसी फिल्म के लीड एक्टर हैं जो जनता के सामने पर्दे पर नजर आते हैं तो ये सेक्रेटरीज क्या हैं? ये सभी सचिव, ब्यूरोक्रेट्स और जो कॉर्पोरेट प्रमुख हैं ये असल में उस फिल्म के डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर हैं। कैमरे के पीछे रहकर पूरी व्यवस्था इन्हीं के इशारों और नीतियों पर चलती है। वाह, कैमरे के पीछे काम करने वालों की ये जो एनालॉजी है ना, ये बहुत सटीक है। शुक्रिया। लेकिन इसी हिस्से में एक नाम ऐसा है जो मुझे लगता है बहुत से लोगों को चौंका सकता है। कौन सा नाम? पीएमओ के प्रधान सचिव के रूप में नंबर 2 पर शक्तिकांत दास का नाम दर्ज है। अक्सर लोग उन्हें RBI के पूर्व गवर्नर के रूप में जानते हैं, तो उनका नाम पीएमओ की लिस्ट में होना ये क्या संकेत देता है? यही इस नए 2025-26 डॉसियर की सबसे बड़ी और बारीक खासियत है। अच्छा। सत्ता के गलियारों में जब बदलाव होते हैं ना, वो हमेशा रातों रात पुरानी गाइड बुक्स में नहीं छपते। जब शक्तिकांत दास जैसा अनुभवी व्यक्ति जिसने सालों तक देश की मौद्रिक नीति संभाली हो, उसे पीएमओ के शीर्ष स्तर पर लाया जाता है तो ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक संकेत है। मतलब ये कोई रूटीन ट्रांसफर नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा मतलब है कि सरकार अपनी आर्थिक नीतियों, वैश्विक निवेश और जो बैंकिंग सुधार हैं उनको सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के स्तर से मॉनिटर करना चाहती है। ओहो। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि सत्ता के काम करने के तरीके में आया एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और यही वो डॉट्स हैं जिन्हें एक अच्छे प्रशासक को कनेक्ट करना आना चाहिए। ये तो बहुत ही गहरा इंसाइट है कि कैसे सिर्फ एक व्यक्ति की नियुक्ति सरकार की पूरी प्राथमिकता बता देती है। बिल्कुल। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस मास्टर क्लास के आखिरी पड़ाव पर, यानी सॉफ्ट पावर और सरकार का चेहरा। स्लाइड 12 से 15 तक ब्यूरोक्रेसी और उन बंद कमरों की मीटिंग से बाहर निकलकर अब बात उस इकोसिस्टम की करते हैं जो आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ता है, यानी मीडिया, शिक्षा और खेल। हाँ, और अंत में हमारे कैबिनेट मंत्री। तो शिक्षा और मीडिया की नींव तय करने वाली संस्थाओं में CBSE के राहुल सिंह हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC के विनीत जोशी और NCERT के दिनेश कुमार सकलानी हैं। जी। देश की मीडिया और सिनेमा को दिशा देने वाले प्रसार भारती के गौरव द्विवेदी और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII के R माधवन हैं। और अगर खेलों की दुनिया में देखें तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की PT उषा हैं और BCCI के मिथुन मनहास हैं। जी। डॉसियर में राष्ट्रीय कोच पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है, जैसे पुरुष क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर हैं, महिला क्रिकेट के अमोल मजूमदार हैं और महिला हॉकी के शेड मरेन हैं। बिल्कुल। और अंत में बात करते हैं देश की सरकार के असली चेहरे की, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल की। यही वो लोग हैं जो संसद में सीधे जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जी। राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय है, जबकि अमित शाह गृह मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। JP नड्डा के पास स्वास्थ्य एवं रसायन मंत्रालय है और शिवराज सिंह चौहान पर कृषि क्षेत्र की जिम्मेदारी है। और वित्त मंत्री भी। हाँ, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं और S जयशंकर विदेश मंत्री। इसके अलावा कुछ बहुत ही हैवीवेट पोर्टफोलियो अश्विनी वैष्णव के पास हैं, जिनमें रेल, सूचना प्रसारण और IT शामिल हैं, और मनसुख मंडाविया श्रम एवं खेल मंत्रालय संभाल रहे हैं। जी। तो इसी के साथ एस्पिरेंट्स, इस मास्टर क्लास में हमने अल्टीमेट रिवीजन डॉसियर की सभी महत्वपूर्ण लेयर्स को बहुत गहराई से डिकोड कर लिया है। जो भी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में दिन रात एक कर रहे हैं, उनके लिए मेरा एक सुझाव है कि इस ऑडियो एनालिसिस को केवल एक बार सुन के ना छोड़ें। हाँ, बार बार सुनना जरूरी है। एग्जैक्टली। जब भी सफर कर रहे हों या पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक ले रहे हों, इसे बैकग्राउंड में सुनें ताकि ये कॉन्टेक्स्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाएं।